नमस्ते बच्चों, एलिट लिंक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित भेड़िए और भेड़िए यह कहानी पढ़ेंगे। अब ये जो हरिशंकर परसाई थे, ये एक व्यंग्यकार थे। व्यंग्य रचना ही उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब ये कहानी में भेड़े और भेड़िए का अर्थ क्या है, ये कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई आपको क्या बताना चाहते हैं। अब इस कहानी में ये जो भेड़े है, ये आम जनता का प्रतीक है। मतलब ये कहानी जो है समाज की राजनीतिक व्यवस्था जो है उस पर बहुत करारा व्यंग्य इस लेखक ने किया है। राजनीतिक लोग होते कैसे हैं, कैसे वो आम जनता को अपने वश में करते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं, उनके वोट हासिल करते हैं और विजयी बनते हैं। लेकिन ये करने के लिए वो आम जनता का शोषण करते हैं। अब ये जो भेड़े हैं, ये भेड़े किसका प्रतीक है। अब ये कहानी जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है, क्योंकि व्यंग्य रचनाकार ही है हरिशंकर परसाई। लेकिन प्लस पॉइंट और इसमें क्या है कि ये कहानी प्रतीकात्मक शैली में लिखी है। अभी प्रतीकात्मक शैली होती क्या है, शैली मतलब भाषा। मतलब भेड़े का प्रतीक है आम जनता और भेड़िए का प्रतीक है राजनीतिक लोग। अब ये जो कहानी है, इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उस पर तीखा व्यंग करना और लोगों को सचेत करना। क्योंकि हमारा वोट जो होता है वो बहुत कीमती होता है, लेकिन वो हमें पता चलना चाहिए कि हमें वोट देना किसको है। लेकिन कभी कभी हम बहकावे में आ जाते हैं और प्रचार सुनते हैं और उसको वोट कर देते हैं, बाद में वही हमको फंसाते हैं। लेकिन तब तक तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। मैंने आपको क्या कहा, इस कहानी का उद्देश्य कि राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करना और लोगों को सचेत करना, सावधान करना, ये कहानी का उद्देश्य है। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैंने लिखा है भेड़े किसका प्रतीक है और भेड़िए किसका प्रतीक है। ये आप आंसर में लिख सकते हो। अब भेड़े जो है वो भोलेपन का प्रतीक है। जनता जो होती है सामान्य, वो भोली होती है। वो निर्बलता का प्रतीक है, जिनके पास ताकत कम होती है। देश की जनता का प्रतीक है, क्योंकि वो देश की जनता है। विवेकहीन होते हैं। विवेकहीन मतलब वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे सामने वाला कहता है उस पर विश्वास रख देते हैं, उसको कहते हैं विवेकहीन। क्या अच्छा क्या बुरा वो नहीं सोचते, उसको कहते हैं विवेकहीन। अब इसके विपरीत ये जो भेड़िए है, ये है राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रतीक। राजनीतिक ग्रुप जो होता है उसका प्रतीक, जो रंग रूप बदलकर भोली भाली जनता को प्रभावित करते हैं। ये वास्तविकता है। जैसे अपने इधर जो इलेक्शन होता है उसमें भी तो यही परिस्थिति होती है। बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे, आप हमें वोट दो। जनता विश्वास करती है, उनको वोट देती है। उसके बाद क्या करते हैं वो, जब कुर्सी मिल जाती है, जो वादे करते हैं उससे मुकर जाते हैं। इस कहानी में भी यही बताया है। अब इसका उद्देश्य जो मैंने आप लिखा है, ये उद्देश्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। मतलब ये भी आपको आंसर में लिखने के लिए काम आएगा कि भेड़े किसका प्रतीक है, भेड़िए किसका प्रतीक है। एक 1 मिनट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। अभी आपको ये पढ़कर भी रखना है। आप उद्देश्य के लिए भी लिख सकते हो और कोई आंसर में भी इसमें से कोई पॉइंट आप डाल सकते हो। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर 57, भेड़े और भेड़िए, लेखक हरिशंकर परसाई। जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है, प्रतीकात्मक शैली में लिखी है। मैंने आपको बताया भेड़े किसका प्रतीक है, भेड़िए किसका प्रतीक है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार
एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन पशु कौन है? ये आम जनता का प्रतीक है। उनको क्या लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं। सभ्यता मतलब शिष्टाचार, संस्कृति, स्तर पर पहुंच गए। स्तर मतलब वो ऊंचाई, वो लेवल पर पहुंच गए जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, अच्छा नियम अपनाने चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया, एक मत, एक ओपिनियन, जो डिसीजन लिया सबने उसको एक्सेप्ट किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र और जो इंग्लिश में आप कहते हैं डेमोक्रेसी। अब पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से, आपको परिवर्तन का मतलब तो पता है कि चेंज, बदल, क्रांतिकारी परिवर्तन, इसका मीनिंग अंडरलाइन करके, जिसमें स्थिति पूरी तरह से बदल जाए, जो है उसमें पूरी तरह से चेंजेस हो जाए, उसको कहते हैं क्रांतिकारी बदल। अब यहाँ क्रांतिकारी बदल होगा क्योंकि ऐसा तय हो गया। और क्या तय हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, कि ये जो प्रजा है यही अपने में से प्रतिनिधि चुने। अब इससे क्या हुआ? इससे हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्ष की लहर दौड़ जाना, खुशी की लहर दौड़ जाना, बड़ा खुश होना, प्रसन्नता होना। क्यों? क्योंकि अब आम जनता को क्या लगा, या ये वन के पशुओं को क्या लगा कि अब तो हमारे पास सुख समृद्धि रहेगी। समृद्धि मतलब कोई चीज की कोई कमी नहीं है, और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। अब हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, अब हमारी सुरक्षा होगी। और वह आया। क्यों आया? क्योंकि क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ? कि वहां पर शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, ऐसा नियम बना। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, चरण धरना मतलब शुरू होना। आपके पास पेंसिल होगी, आप अंडरलाइन करके वहां पर मीनिंग लिखते जाना। उसमें भेड़ें बहुत थी, मतलब जहां से हमारी कहानी शुरू हुई है वहां पर आम जनता बहुत थी, भेड़ें बहुत थी। अब जनता जो है वो तो ईमानदार होती है, स्वभाव से बहुत अच्छी होती है। वैसे वन प्रदेश में जो भेड़ें हैं वो निहायत नेक, निहायत मतलब बहुत ही ज्यादा नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो उस वन प्रदेश में थे। अच्छी अच्छी क्वालिटी है सब। नेक मतलब बहुत भली, ईमानदार मतलब सच्चाई के साथ रहना, कोमल एकदम नम्र, दयालु जो दया करती है। ऐसे पशु उस वन प्रदेश में थे। और कैसे थे वो? कि घास तक को फूक फूक कर खाता है। अब ऐसे फूक करके नहीं खाता है, ये मुहावरा है, फूक फूक कर खाना, सावधानी से खाना। ऐसा नहीं कि मिला है तो बहुत ज्यादा खा लेना, नहीं, क्योंकि वो ईमानदार है, वो कभी बेईमानी नहीं करते। अब भेड़ों ने सोचा अब हमारा भय दूर हो जाएगा, जो डर एक रहता था उनके मन में अब वो दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे। प्रजा जो है उसमें से ही प्रतिनिधि बनवाएंगे और वही प्रतिनिधि कानून बनवाएंगे, नियम बनवाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाएंगे। और क्या बनवाएंगे कानून? कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए। जीवधारी कोई प्राणी किसी को ना सताए, ना मारे। जहां मारपीट नहीं है, सताना नहीं है, वहां पर तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। सब जिए और जीने दे। आप भी शांति से जियो, हम भी शांति से जिएंगे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। अंडरलाइन करो। ऐसा समाज अब बनेगा। कैसा समाज? 4 पॉइंट। नंबर 1 शांति, नंबर 2 स्नेह मतलब हम हमेशा प्यार से रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे। बंधुत्व
मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड जो होता है वो हम एक दूसरे के साथ रखेंगे। अगर भाई भाई का नाता हमारा है तो वहां पर झगड़े का सवाल ही नहीं उठता है। और सहयोग, हमेशा हम एक दूसरे को मदद करें, सहायता करें। इन चारों पॉइंट पर अगर हमारा समाज आधारित हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। अब भेड़े बड़े खुश, क्योंकि उनके लिए सुख समृद्धि, उनकी सुरक्षा, उनके लिए सोने के जैसा युग। लेकिन हुआ क्या, इधर भेड़ियों ने सोचा अब हमारा संकट काल आया, क्योंकि ये रूल्स बनाएंगे तो उनके लिए तो नुकसान है। अब संकट काल आया, संकट काल आना, मुसीबत का समय आना। क्यों? क्योंकि भेड़ों की संख्या इतनी अधिक, पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। अगर उन्होंने ऐसा तय किया है कि हम ऐसा कायदे कानून बनाएंगे तो वहां पर तो उनकी संख्या ज्यादा है, तो बहुमत तो उनको ही मिलेगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया, कौन सा, कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्योंकि हम तो भेड़े को खाते हैं, वही तो हमारा अन्न है, वही तो हमारा भोजन है। अगर ऐसा कायदा बन गया तो हम क्या खाएंगे? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं खाया? उनके लिए बड़ा संकट काल, किनके लिए? भेड़िए के लिए। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ते जाता। यस, हमने नया कानून बनाया, अब हम सब खुशी से रहेंगे, हम प्यार से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम भाई भाई मिलकर रहेंगे, हम एक दूसरे को मदद करेंगे। अब हमारे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। इसके लिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो बड़े खुश होते जा रहे हैं, उल्लास बढ़ता जाता। उल्लास मतलब खुशी। अब भेड़ियों के लिए उसका विपरीत, जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। क्यों? आपको पता, अभी मैंने बोला, दिल बैठता जाना, निराशा बढ़ती जाना। क्यों? क्योंकि वो लोग नियम बनाने वाले हैं, कायदे बनाने वाले हैं कि कोई पशु किसी को ना सताए, कोई जीवधारी किसी को ना सताए, सब जिए और जीने दे। अगर ये रूल बन गया तो हम क्या खाएंगे? एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, अब जैसे इसमें भेड़े और भेड़िए, आम जनता और राजनीतिक लोग, अभी राजनीतिक लोग जो होते हैं उनके साथ कौन होते हैं? तो उनके साथ होते हैं ये सियार। अब मैंने दोनों किसका प्रतीक है वो आपको बताया। अभी जो सियार है ये चापलूस लोगों का प्रतीक है। अभी चापलूस होता क्या है कि जो नेता होते हैं उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, वो जो कहते हैं वैसा करते हैं। इसका मतलब ये जो सियार है ये स्वार्थी और अवसरवादी लोगों का प्रतीक है कि जैसे ही मौका मिला वो उसका फायदा उठाते हैं। और जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग कौन? राजनीतिक लोग, उनकी दया पर चलते हैं। कौन? ये सियार लोग। सियार आप अंडरलाइन करके क्या लिखोगे? ये चापलूस लोग, स्वार्थी और अवसरवादी लोगों का प्रतीक। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। आपको पता होगा क्यों उदास है? क्योंकि नियम बनने वाला है। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। आपको मैंने क्या कहा? सियार, चापलूस लोग। जैसे राजनीतिक नेता जो होते हैं जब चुनाव के लिए खड़े हो जाते, इलेक्शन के लिए, तो उनके पास ये, जैसे तुम्हारी हमारी भाषा में हम उसको चमचे कहते हैं, चेले कहते हैं, उनके आसपास दुम हिलाते घूमते रहते आगे पीछे, क्योंकि उन्हीं के जो दिए हैं उस पर तो वो जीते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, देखो हर वो कंपैरिजन आप समझो, जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, जब राजनीतिक लोग अपना फायदा ले लेते हैं, उसके बाद ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं। मतलब
असली असली माल जो है ये राजनीतिक लोग लेते, और जो बचा कुचा है वो सीआर को दे देते, मतलब उनके चापलूस लोगों को देते और हड्डियां चूसते रहते। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। दुम हिलाते चलते, उनको पूछे क्या? नहीं, दुम हिलाते मतलब उनकी चापलूसी करते हुए, वो जैसे कहेंगे वैसे वो करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। किसकी? भेड़िए की। और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। ये हुआ क्या होता है? ये वो जो सीआर है उनकी एक बोली है। हुआ मतलब नेताओं की जय जयकार। तो बूढ़े सीआर ने बड़ी गंभीरता से पूछा, गंभीरता मतलब सीरियस, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? आसमान में जैसे बादल छा जाते हैं वैसे इनके मुख चंद्र पर मतलब चेहरे पर चिंता के मेघ छाए हैं। चिंता के मेघ छाए मतलब उदासी दिखाई दे रही है। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। हम पहले हमारी मर्जी से करते थे, लेकिन अब तो हमारा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां नई सरकार बनेगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। सीआर ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोर कर कहना झूठा हंसते हुए, झूठी हंसी दिखाते हुए सीआर ने कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माए बाप है, हम तो कोई और सरकार को नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। क्यों ऐसा कहा सीआर ने? क्योंकि उनके ही पैसों पर ये जीते हैं। इसके लिए सरकार आए जाए, वो कोई रूल बनाए अच्छे बुरे, उनसे उसका क्या लेना देना? उनका लेने देना सिर्फ किससे? भेड़िए से। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। इधर हमने फर्स्ट पेज पे देखा ना, क्या देखा कि जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तो बची हुई हड्डियां कौन खाता है? सीआर। उसमें से कुतर कुतर कर खाता है। कहने का मतलब कि असली माल ये भेड़िया ले लेता है और जो बचा कुचा है वो सीआर को देता है। ये सब बातें क्या सीआर को पता नहीं थी? सीआर को ये सब बातें पता थी। सीआर सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सीआर शेर न हो गया होता। अवतरण पूछा जा सकता है इस पर। अवतरण का अर्थ पता हो तो आंसर लिख पाएंगे। सीआर सब जानता था कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आने वाली है, ऐसा ऐसा कायदा कानून बनेगा तो क्या हाल होगा राजनीतिक लोगों का वो पता है, लेकिन उनसे उसका क्या लेना देना? सीआर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीआर कोई और सरकार को जानती ही नहीं। ये जो लाइन है, जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता, मतलब आपको पता होगा कि शेर जो होता है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है, उसे छल कपट नाटक करना नहीं आता। या तो वो सीधा वार करता है या तो छोड़ देता है। कौन? शेर। उसको नाटक करना नहीं आता। यहाँ क्या कहा है? मतलब ये जो सीआर है, ये सीआर शेर है क्या? नहीं, क्योंकि शेर को नाटक करना आता है नहीं, सीआर को आता है हाँ। इसलिए क्या कहा है कि जानने का नाटक करना न आता तो सीआर शेर न हो गया। मतलब सीआर शेर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सीआर को नाटक करना आता है। सीआर अनजान बने रहने में या उसका अभिनय करने में बड़ा ही माहिर होता है, शेर नहीं होता है। शेर को अभिनय करना नहीं आता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सीआर को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, वन प्रदेश के पंचायत का चुनाव मतलब जैसे वो नियम बनाएंगे, फिर पंचायत में जाएंगे तो उनका बहुमत होगा। ये बात किसने समझाई? सीआर को। किसने? भेड़िए ने। और बड़े गिरे मन से कहा। गिरा मन नीचे गिर गया नहीं,
निराश मन या निराश स्वर या निराशा से भरा हुआ आवाज, ध्वनि। चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं। किसको? भेड़िए को। क्यों? क्योंकि रूल वही बनेगा, कौन सा? कि कोई भी जीवधारी किसी को नहीं सताए। तो अब तो हमारा राज गया, अब हमारी तो चलने वाली है नहीं, अब हमें कोई वोट तो देगा नहीं, इसलिए यहाँ से भागने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ? सीआर ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं। शेर मतलब लायन, जिसको तुम इंग्लिश में कहते हो, रीछ मतलब जिसको बेर्स कहते हो। पर हम इतने बदनाम हैं, कौन? भेड़िए, कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। कहा? सर्कस में। यहाँ रह के फायदा नहीं, हमें कोई सर्कस में नहीं लेगा, अब करे तो क्या करे? सीआर ने खूब सोचा कि अब क्या बोले। सीआर ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर, जिसको प्राणी संग्रहालय कहते हैं, जिसको तुम्हारे इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब आजकल आदमी का व्यवहार पशुओं की तरह हो गया है। आदमी के पास इंसानियत नाम की वस्तु या चीज ही नहीं बची है। इतना गिरा हुआ इंसान अपना व्यवहार करता है, इसलिए क्या रखा है कि वहां तो आदमी रखे जाने लगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आदमी का कंपैरिजन किसके साथ किया है? पशु के साथ। अब सचमुच बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सीआर के सामने कि अब करे तो क्या करे। बूढ़ा सीआर अब ध्यानमग्न हो गया। ध्यानमग्न होना, सोच में पड़ जाना कि अब करे तो क्या। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, लगातार आकाश की ओर, कि मैं भेड़िए को क्या सॉल्यूशन बताओ, क्या रास्ता बताओ, क्या सुझाव बताओ। अब उन्होंने जब एक टक आसमान की ओर देखा कुछ सोचते हुए, तो सीआर को एक आइडिया आई और तुरंत फिर बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। ऐसा ख्याल, ऐसा सुझाव किसके मन में आया? सीआर के मन में। क्या आया? कि अगर ठीक है वहां भेड़े बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर भेड़ों ने आपको वोट दिया और अगर आप जीत गए तो भेड़िया चिढ़ गए। क्यों? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। आसमानी बातें मतलब आसमान की ओर देखकर नहीं, आसमानी बातें मतलब कल्पना करने की बातें। जैसे एग्जाम्पल एक दे सकते हैं, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, 10th में है, पढ़ाई कुछ नहीं करता है, लेकिन टारगेट है कि मैं क्लास में या स्टेट में फर्स्ट आऊं। तो उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो उनको क्या बोले, हाँ हाँ बच्चा, हाँ हाँ ऐसा बोलेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। कहाँ की आसमानी बातें करता है, कल्पना लोक की बातें करता है। मेहनत करो तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन बगैर मेहनत से फल पाना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ ऐसी ही बातें, कल्पना करने की बातें कि वो इतने भेड़े और वो भेड़िया को वोट कैसे देंगे। अरे हमारी जाति कुल 10% है, हमारी मतलब भेड़ियों की 10%, फीसदी मतलब प्रतिशत, 10%। और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। सोचो हम कितने? 10% और भेड़े 90%। तो 90% भेड़े
10% भेड़े को अपने उनको उनके उनके ऊपर थोड़ी सौंपेंगे। भला में हमें काहे को चुनेंगे? कौन? भेड़े। अरे कई जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, क्योंकि भेड़िए भेड़ों को खाते हैं। ये बात भेड़ों को पता है। पता होने के बावजूद भेड़े भेड़ियों को वोट देंगे क्या? नहीं। भेड़िए को वोट देना मतलब क्या? अपनी मौत को बुलावा देना। कोई भी मनुष्य अपनी मौत को बुलावा देता है? नहीं। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। पढ़ाई नहीं किए लेकिन फिर भी मुझे फर्स्ट आना है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। लेकिन वो सोच रहा है कि हाँ, अगर ऐसा हो तो क्या बात है। वैसे यहाँ पर भेड़िया सोच रहा है कि ऐसा अगर हो गया तो क्या मजा आएगा। कैसा? कि वो जो भेड़े हैं वो मुझे जितवाएंगे। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, क्योंकि वो बहुत उदास है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, 1 दिन का समय दीजिए। किसको 1 दिन का समय चाहिए? सियार को। किस लिए? कुछ योजना बनाने के लिए। किस काम के लिए योजना बनानी है? कि ऐसा कुछ बोलना है, ऐसा कुछ प्रचार करना है भेड़िए का, कि जो प्रचार सुनकर भेड़े भेड़िए पर विश्वास करेंगे और भेड़े भेड़िए को जितवाएंगे, अपना वोट देंगे। कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जैसा मैं बोलूंगा वैसे आपको करना है, तो शायद कुछ प्लान बन सकता है। अब बेचारा भेड़िया मुसीबत में फंसा है, क्या करेगा? मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना। अगर हमने किसी को गुरु माना है तो हम उनके बन गए शिष्य, और शिष्य को गुरु के हर बात की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अब यहाँ ये जो मुसीबत में फंसा भेड़िया है, उसने सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। अब क्या किया? किसने? सियार ने। कैसे योजना बनाई और कैसे अपने चुनाव का प्रचार किया, ये हम पढ़ेंगे अगले पीरियड में।